इंडिया में एक बहुत कॉमन कल्चर है कि बच्चा रात को सोने को जाएगा, इसको दूध दे दो। तो एक तरफ तो ये मिल्क वाला कल्चर चल रहा है, सबसे ज़्यादा दूध हम पीते हैं, सबसे ज़्यादा गाय भैंस सबके ऊपर डिपेंड है और हम ही सबसे ज़्यादा बीमार हैं इस चीज़ में। ये क्या कॉन्सेप्ट है? एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम आज के टाइम में आपके यहाँ भी पेशेंट्स आते होंगे, थोड़ा कम एज के भी आते हैं। नेक पेन है, बैक पेन है, बहुत कॉमन हो गई है ये चीज़ें। पोस्चर है और दूसरा लैक ऑफ एक्सरसाइज वर्कआउट। तो व्हाट इज द करेक्ट पोस्चर? अगर मैं पोस्चर बैठा ये हूँ कि आपका जो हिप है आपको ये सपोर्ट होना चाहिए बैक में। तो ये अभी पोस्चर हाँ, में ये कह सकता पोस्चर हूँ, सही ठीक है। और अगर आप लैपटॉप पर काम कर रहे हैं तो कम से कम आपका जो हाइट है इसकी एंगल जो होना चाहिए 40 डिग्री होना चाहिए। तो अगर आप हाँ। चाहें कि प्रॉपर पोस्चर क्या होता है तो एक वर्ड में कहिए कि आप मिलिट्री पोस्चर में बैठिए। मिलिट्री पोस्चर में बैठिए। ऐसे कौन कौन से पेन हैं जो इग्नोर नहीं करने चाहिए? क्या इंडिया में जो पुअर हाइजीन कंडीशंस हैं इसका भी फर्क पड़ता है हमारे बोन हेल्थ के ऊपर? बोन डेंसिटी क्या है ये? बच्चों में क्या कंडीशन होती है? जैसे दादी है, नानी है, वो बच्चे को लिटा के एक पैर ऐसे मिला दिया, एक पैर ऐसे मिला दिया, वो प्रैक्टिस सही है क्या? वो सही नहीं है? नहीं सही नहीं है, उसमें भी कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। खास ऑपरेशन हुआ किसी का, एनेस्थेसिया दिया उसको, ऐसे आगे करके बैक में से लगाते हैं एनेस्थेसिया। ऑपरेशन हो गया, 6 महीने बाद 1 साल बाद पेशेंट ने कहा मुझे तो इंजेक्शन लगा था, दर्द रहता है डॉक्टर साहब। बड़ा मिसकंसेप्शन है ये। मिसकंसेप्शन है। तो जैसे अच्छा कैसे कुछ पेन होता है, जैसे हेडेक है। अब हेडेक हो रहा है कि किसी ने कहा माइग्रेन हो सकता है, हाँ। या नॉर्मल हेडेक हो सकता है, तो इसमें कुछ डिफरेंस है, कैसे पता कर सकते हैं? सब में डिफरेंस है। हेडेक बहुत तरह के होते हैं। सबसे कॉमन मेडिसिन, अगर नॉर्मल हेडेक है, मान लीजिए थोड़ा टेंशन की वजह से हो रहा है, तो कौन सी मेडिसिन कॉम्प्लीमेंट सकते? कुछ ऐसा भी है, मैंने एक जगह सुना था कि 1 गिलास में नमक डालो और पी लो, तो वो मैंने बताया ना, हेडेक अगर डिहाइड्रेशन की वजह से आपको हेडेक हो रहा है। आपको एक बात बताता हूँ, सबसे ज़्यादा जो दूध पीने का कल्चर है वो इंडिया में देखने के लिए मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं सबसे ज़्यादा कैल्शियम की कमी इंडियन लोगों में पाई जाती है। तो इसका क्या रीज़न है? बोन हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है? हड्डियाँ किसकी जल्दी टूट जाती हैं, किसी की बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। बच्चों में बोन हेल्थ कैसा रहना चाहिए, करेक्ट पोस्चर क्या है, और भी बहुत सारे सवाल हमारे मन में डे टू डे लाइफ में आते रहते हैं। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस का इस पॉडकास्ट के जरिए आपको आंसर मिलने वाला है। तो जो आज के हमारे गेस्ट हैं, बहुत ही स्पेशल गेस्ट, डॉक्टर फैज़ान साहब, ऑर्थो में स्पेशलिस्ट हैं और हॉस्पिटल है इनका जेम हॉस्पिटल मुरादाबाद में। आज का पॉडकास्ट इन्हीं के साथ में है। आप लोगों के लिए डिटेल में सारे क्वेश्चंस पूछेंगे और डिस्कस करेंगे बोन हेल्थ से रिलेटेड। तो अगर पसंद आता है पॉडकास्ट तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इंडिया में एक बहुत कॉमन कल्चर है कि बच्चा रात को सोने को जाएगा, इसको दूध दे दो, दूध पिएगा। लोग भी क्या करते हैं, रात को सोने से पहले दूध पिया करो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंडिया में कैल्शियम डेफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा है। जहाँ एज 40 के ऊपर गई, कैल्शियम कम हो रहा है, आपका हड्डियों में दर्द रह रहा है, क्या हो रहा है? तो एक तरफ तो ये मिल्क वाला कल्चर चल रहा है, सबसे ज़्यादा दूध हम पीते हैं, सबसे ज़्यादा गाय भैंस सबके ऊपर डिपेंड है और हम ही सबसे ज़्यादा बीमार हैं इस चीज़ में। ये क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, बेसिकली जैसे हम लोग सभी जानते हैं, मिल्क इज़ अ वेरी गुड फूड। तो बेसिकली उसमें कैल्शियम की अमाउंट तो ज़्यादा होता है। कैल्शियम रिच एक आपका जो है सोर्स होता है कैल्शियम का। तो मिल्क लेने में तो डेफिनेटली आपको कैल्शियम इंटेक बढ़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ आप करेंगे 40 प्लस के बाद जाने के बाद आपको जो है कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो बेसिकली वो बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से आपको ऑस्टियोपोरोसिस होनी शुरू हो जाती है, स्पेशली फीमेल्स में। नंबर 2 ये है कि आपका जो लाइफ स्टाइल आज के टाइम में, बिल्कुल भी लोग धूप में नहीं रह रहे हैं। धूप सनलाइट, विटामिन डी, एग्जैक्टली। बेसिकली जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, अगर आप भी कराएंगे तो आपका नॉर्मल लेवल से कमी आएगा। हम लोग सुबह से शाम तक कितने पेशेंट आते हैं, ये बोन पेन लेके आते हैं, तो ज़्यादातर हम लोग विटामिन डी कराते हैं। इनफैक्ट मेरा खुद के विटामिन डी इनसफिशिएंट है। आपका खुद का द रीज़न इज़ कि सनलाइट मिलती नहीं है। सुबह आते हैं, चैम्बर में बैठते हैं, ओपीडी करते हैं, ओटी करते हैं, तो टोटली सनलाइट तो हम लोग को मिल ही नहीं पाती है। तो ये जब से एयर कंडीशन स्टार्ट हो गए हैं, कार में, ऑफिस में एयर कंडीशन है, आपको सनलाइट में निकलने से बचते हैं। ये तो एसी वाला क्वेश्चन मैंने अपने इसमें आगे इंक्लूड किया था कि क्या इसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये बेसिकली जो है हमारा लाइफ स्टाइल बेसिकली चेंज हो गया। आज से पहले लाइफ स्टाइल डिफरेंट था, फील्ड में खेलते थे, खेल कूद करते थे, जिसकी वजह से आपकी बोन ग्रोथ होती थी। जितना बोन ग्रोथ लोड पड़ेगा बोन पे, बोन इतनी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी।
और जितना आप सनलाइट में खेलेंगे विटामिन डी आपका सिंथेसिस इतना ज़्यादा होगा बॉडी के अंदर, और उसकी वजह से फिर आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बेहतर होगा। तो ये 40+ जैसे ही एज होती है कैल्शियम थोड़ा कम होना शुरू होता है, इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं लोगों की? सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका एक तो डाइटरी जो इंटेक हो बेटर होनी चाहिए, आपको कैल्शियम रिच जो सोर्सेज हैं आपको यूज़ करने चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एक्सरसाइज, वर्कआउट करना चाहिए आपको, ताकि आपकी बोन की स्ट्रेंथ बढ़े। तीसरा सनलाइट ज़रूर लेना है आप, मॉर्निंग में कम से कम 1 to 1.5 आवर कम से कम सनलाइट एक्सपोजर होना चाहिए। वो तो कहते हैं ना काले हो जाओगे। नहीं, काला तो नहीं होता है इसमें, वो तो डिपेंड करता है मेलानिन कितना हो रहा है कितनी हो रहा है। सुबह में इतनी तेज़ लाइट नहीं होती है, बेसिकली हमें अल्ट्रावायलेट चाहिए होता है विटामिन डी सिंथेसिस के लिए, और मॉर्निंग लाइट में ज़्यादा होता है। दिन में तो बहुत तेज़ होता नहीं, बैठ पाएंगे आप, लेकिन मॉर्निंग में 30 मिनट्स भी अगर आप सनलाइट एक्सपोजर कर लें तो आपका विटामिन डी का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बेटर हो जाता है। और ये फास्ट फूड से आप थोड़ा सा बचें। ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया आजकल, ना चाहते हुए भी लोग जो है खाई 40 लेते प्लस हैं। में स्पेशली फीमेल्स में थोड़ा कैल्शियम का सप्लीमेंट लेना भी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर जो हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, उसकी कमी होने लगती है, जाती इसकी वजह से। तो बेस्ट डाइटरी सप्लीमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं इसके लिए? सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका मिल्क ही है, मिल्क है, मीट है, ये है। और अगर आप ड्राई फ्रूट की बात करें तो जिसे कहते हैं ना मखाना कहते हैं, मखाना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम का। सिंगाड़ा है, मखाना है, फिश है, इसमें सब में कैल्शियम विटामिन डी रहता है। बहुत से लोगों को हमने ये भी कहते सुना था कि जो ये मिल्क वाला कल्चर है ये सिर्फ इंडिया में ही है, और इंडिया के लोग इसीलिए कैल्शियम डेफिशिएंट है, इसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मिल्क कल्चर बेसिकली मिल्क मिल नहीं पा रहा है आजकल लोगों को, ऐसा नहीं है। जब एक ज़माना था मिल्क बहुत ज़्यादा मिलता था तो लोगों का विटामिन डी कैल्शियम अच्छा ही रहता था, तो मिल्क इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। लेकिन कैल्शियम के और भी सोर्सेज हैं, जैसे मैंने बताया अभी कि अगर ड्राई फ्रूट में देखा जाए तो आपका मखाना बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है, फिश लीजिए, मीट लीजिए, तो कैल्शियम तो बहुत सारा अवेलेबल है। लेकिन आप नॉर्मल डाइट लें तो, लेकिन कैल्शियम जाना फिर बॉडी में एब्जॉर्ब होना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने खाया लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो एब्जॉर्ब करने में जो हेल्प करता है विटामिन डी आपका हेल्प करता है। विटामिन डी हेल्प करता है कैल्शियम को। दैट मींस विटामिन डी का भी क्रूशियल रोल है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल विटामिन डी का। आप कैल्शियम कितने ही खा लें, एब्जॉर्ब नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है। विटामिन डी रिक्वायर्ड है। विटामिन डी ही इंटेस्टाइन से ब्लड में लेके जाएगा आपके कैल्शियम को। तो जैसे आपका स्पेशलाइजेशन है ऑर्थो में, आपका सेटअप भी है, बहुत अच्छा लगा, हमने देखा हॉस्पिटल वगैरह का यहाँ पे है। यहाँ पर बेसिकली किस तरीके की सर्विसेज आप लोग प्रोवाइड करते हैं? बेसिकली ये जैम हॉस्पिटल है मुरादाबाद में, ये आपका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इनफैक्ट आप कह सकते हैं सुपर स्पेशलिटी भी, क्योंकि डॉक्टर रियाज हैं हमारे छोटे भाई, वो एक MCH गैस्ट्रो सर्जन है, उनका भी किया है हमने पॉडकास्ट, जो कि मुरादाबाद में अकेले ही है वो, तो ही इज सुपर स्पेशलिस्ट। बाकी ब्रॉड स्पेशलिटी आती है, इसमें मैं खुद हूँ ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। यहाँ पर मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट करता हूँ। आर्थ्रोस्कोपी से जो लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन होता है नी का, शोल्डर का, ये कॉमन फ्रैक्चर तो एक कॉमन सारे ऑर्थोपेडिशियन करते हैं। मैं स्पाइन सर्जरी डिस्क से मुतालिक जो भी है जी, और फ्यूचर में हम लोग और एडवांसमेंट स्पाइन सर्जरी करना शुरू कर रहे हैं, जो हमारा प्लान है। बाकी हमारी वाइफ है डॉक्टर आमना, शी इज़ एन गायनेकोलॉजिस्ट, वो इससे पहले अलीगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर रही मेडिकल कॉलेज में, वो AMU से ही है। और फिर हमारी डॉक्टर रियाज की वाइफ है डॉक्टर जरका, वो ENT सर्जन है। फिर 2 और अदर फैकल्टीज़ हैं जो हमने हायर की हुई हैं, जैसे डॉक्टर कमरुद्दीन है, वो MD मेडिसिन है, डॉक्टर नील परिहार है, वो MD पीडियाट्रिशियन है। ऑन कॉल हैं 2-4 लोग, जैसे डॉक्टर आमिर है, डॉक्टर आमिर एम्स, उनका भी बोर्ड हमने देखा था बाहर, पिक्चर लगी हुई थी। ऑन कॉल रहते हैं। डॉक्टर भूपेंद्र हैं, यूरोलॉजी में ऑन कॉल रहते हैं। तो हमारे पास सुपर स्पेशलिटी ही है ज़्यादा। फिर तो सब हो गए। आपकी फैमिली में भी काफ़ी सारे लोग 4 हैं जो कोर हैं। मैं हूँ, मेरे छोटे भाई डॉक्टर रियाज, मेरी वाइफ डॉक्टर आमना, डॉक्टर रियाज की वाइफ डॉक्टर जरका, फैमिली मेंबर्स हैं हम लोग। नहीं, बहुत अच्छा है, सेटअप वगैरह भी अच्छा है। कोई ऐसे चीज़ें जैसे कि हमने डॉक्टर रियाज से हम बात कर रहे थे, तो पता चला कि कुछ ऐसा भी कर देते हैं कि भाई किसी कोई आया, पैसे नहीं है भाई, थोड़ा गरीब देखिए तो थोड़ा कर देते हैं उसको। नहीं, वो एक सर्विस वाली चीज़ हो गई। जो रूट्स हैं सब वो JNMCH AMU से हैं, वहाँ हम लोगों ने यही सब सीखा कि कैसे लोगों की मदद करनी है, क्या करना है। तो वी आर नॉट आफ्टर द मनी, कि सिर्फ हमें पैसा ही चाहिए, ऐसा नहीं। हमारा यहाँ सब लोग हम सेटल्ड थे अलीगढ़ में। मैं खुद परमानेंट था वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर, मेरी वाइफ परमानेंट AMU में। वहाँ से छोड़ के आप यहाँ, बहुत बड़ी बात होती है। करने का पर्पज तो पैसा कमाना नहीं है हमारा, सोशल सर्विसेज इंपॉर्टेंट है। जो एक्सपेंसेस होते हैं जाहिर सी बात हो तो लेनी पड़ता है, और पैसा भी लेना पड़ता है। ऐसे ही पैसे के बिना इतना बड़ा सेटअप रन करने के लिए तो एक्सपेंसेस तो लगते हैं, बहुत होते हैं। नहीं, एक सेटअप रन करना, फिर उसको क्वालिटी प्रोवाइड करना। जहाँ आपकी क्वालिटी आती है तो वहाँ पर आपके एक्सपेंसेस नेचुरली बढ़ जाते हैं, तो वहाँ ट्रीटमेंट की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनकी रिकमेंडेशन आती है कि पुअर है, आप इसको डिस्काउंट कर दीजिए। इनफैक्ट डॉक्टर रियाज तो कैंप भी करते रहते हैं। हाँ, उन्होंने बताया कैंप वगैरह भी करते हैं। दूर दूर के पेशेंट आते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी भी करते हैं। साल में एक बार वो कैंप करते हैं जिसमें बड़ी बड़ी सर्जरी भी फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। हम लोग भी लोकल हैं, रिलेटिव्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, तो बताते हैं साहब ये पुअर है, इसको आप कर दीजिए, तो हम लोग कर देते हैं।
तो ये हमारी ड्यूटी है बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जनरली हमें यूजुअली देखने के लिए मिलती नहीं, हमारी ड्यूटी है। आप कभी फीडबैक भी लेंगे, फील्ड में जाएंगे तो आपको ये फीडबैक मिलेगा। ये तो होता है ना कि वो शपथ दिलाई जाती है डॉक्टर्स को कि हम कभी किसी पेशेंट को मना नहीं करेंगे। जाती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं ना। फिर जो लोग अफोर्डेबल होते हैं वो फिर कई बार करने उसका मिसयूज भी करना शुरू हो जाते हैं, तो हम उसका भी ये ध्यान भी रखना बहुत होता है, ये तो हम लोग ये करते हैं कि हाँ रिकमेंडेशन एक होती है किसी की, तभी हम लोग हेल्प करते हैं। बाकी जितना भी ऑर्थो का जितना भी है वो सारा कुछ अभी आपके यहाँ पे सब बिल्कुल ऑर्थो का तो फुल डिपार्टमेंट है, जिसमें मैंने बताया ट्रॉमा तो मेन होता ही है, आर्थ्रोप्लास्टी जिसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है, आर्थ्रोस्कोपी जिसमें लिगामेंट का रिकंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, कहते हैं दूरबीन से लिगामेंट का बनाना, स्पाइन सर्जरीज में डिस्क की परेशानी है उसका ट्रीटमेंट है, या ट्रॉमेटिक स्पाइन हो जाता है कि आपको चोट लगी, डिजेनरेटिव स्पाइन होता है, एज के साथ साथ डिस्क की परेशानी होती है, हड्डियाँ घिसना शुरू हो जाती है, तो ये सब फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है, सब अवेलेबल है। एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम आज के टाइम में आपके यहाँ भी पेशेंट्स आते होंगे, थोड़ा कम एज के भी आते हैं, नेक पेन है, बैक पेन है, बहुत कॉमन हो गई है ये चीज़ें। बैक पेन तो आप समझ लिए वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जो हम ओपीडी में फेस करते हैं यंग लोगों में। हाँ, तो मैं फिर अगेन वही करूँगा, तो इम्पोर्टेंट रीज़न है उसको पोस्चर है, आपका पोस्चर है, और दूसरा लैक ऑफ एक्सरसाइज वर्कआउट। तो व्हाट इज द करेक्ट पोस्चर? अगर मैं बैठा हूं का आपका जो हिप है आपको ये सपोर्ट होना चाहिए बैक में, और जो आपका स्पाइन में कर्व होता है, जैसे कितने लॉर्डोसिस जिसमें स्पाइन आपके आगे की तरफ होती है, तो उससे क्या होता है आपका बैलेंस बन जाता है बॉडी का, जो आपका सेंटर ऑफ मास होता है वो बना रहता है। हाँ, लेकिन जरा सा ऐसे कर्वेचर चेंज होते हैं तो ये ऐसे बैठते हैं, अगर ऐसे बैठ गए, या ये कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं, ये बैठ गए, हाँ, तो उसमें क्या होता है बहुत ज्यादा फिर लोड बैक पे आता है। आप ये समझिए स्लाउचिंग पोस्चर कहते हैं, जैसे मैं बैठा हूँ इस पोजीशन में और बेंडिंग में ऑलमोस्ट सेम लोड आता है बैक। मैं अभी ठीक बैठा हूँ, जैसे नहीं आप गलत बैठे हैं, आप थोड़ा आगे बैठे, पीछे होकर बैठे जैसे मैं बैठा हूँ, तो ये अभी पोस्चर में ये पोस्चर सही है। और अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो कम से कम आपका जो हाइट है इसकी एंगल जो होना चाहिए 40 डिग्री होना चाहिए, लैपटॉप पे अगर लैपटॉप पे काम करें। कई बार ऐसे करने लग जाते हैं, क्योंकि एमएनसीज में बहुत सारे लोग होते हैं, वो उनको तो बहुत प्रॉब्लम होता है फिर इस चीज़ से रिलेटेड, क्योंकि 8-8 घंटा वो लोग ऐसे ही काम करते हैं, तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें कि प्रॉपर पोस्चर क्या होता है, तो एक वर्ड में कहिए कि आप मिलिट्री पोस्चर में बैठिए, एकदम मिलिट्री पोस्चर में बैठिए, मिलिट्री पोस्चर में बैठेंगे आपकी बैक सही रहेगी। अरे ये तो बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे बैठने की आदत नहीं है। हाँ, बट उसके लिए आपकी बैक की मसल स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो यंगर्स में जो बैक एक का ज़्यादातर कोज होता है वो पोस्चरल होता है। पोस्चर कर रहे हैं, आपकी हैबिट्स अच्छी नहीं है, बाइक चला रहे हैं, जर्क्स आ रहे हैं, स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं, शॉकर अच्छे नहीं है, तो उसमें क्या होता है जर्किंग की वजह से स्पाइन में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। वेट उठाने की आपको आदत नहीं है, झुक के फटाक से कोई वेट उठा दिया आपने, ये तो बहुत कॉमन है कि नस दब गई। ये अच्छा, ये कॉन्सेप्ट भी होता है ना, देसी लैंग्वेज में बोलते हैं नस दब गई। हाँ, लेकिन नस दबने का जो इंसिडेंस है वो बैक एक से कम है। नस दबने का मतलब ये हो कि आपकी डिस्क स्लिप हो रही है, जिसकी वजह से आपके नर्व पे कंप्रेशन आ रहा है, तो शियाटिका भी कहते हैं। शियाटिक नर्व होती है जो आपके हिप से लेकर के पूरी लेग में, बैक ऑफ द थाई, बैक ऑफ द लेग, एकदम शूटिंग पेन होता है, उसमें नमनेस आनी शुरू हो जाती है। एक और बहुत कॉमन चीज़ होती है कि क्या बोलते हैं, बाय हो गई है, गठिया हो गई है। बेसिकली गठिया तो एक जनरल टर्म होता है जॉइंट पेन के लिए। अच्छा, जो हाँ जो लेमन कहते हैं उन्हें गठिया कह देते हैं, और उसको हम लोग जो कहते हैं अर्थराइटिस कहते हैं। अब अर्थराइटिस में बहुत सारी हज़ारों टाइप की अर्थराइटिस होती है, लेकिन जो ज़्यादा कॉमन है वो रिमोटॉइड अर्थराइटिस होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। यंग लोगों में रिमोटॉइड ज़्यादा कॉमन होती है, उसमें स्मॉल जॉइंट्स, लार्ज जॉइंट्स सब इन्वॉल्व होते हैं, और उसकी खास बात ये होती है कि फीमेल्स में ज़्यादा होती है। विंटर सीजन में थोड़ा एग्रीवेट करती है। मेन कॉज क्या हो सकता है इसका? वो बेसिकली मेन कॉज तो जेनेटिक कॉजेज होते हैं, उसके कोई रीजनल ऐसा इडियोपैथिक ही होती है, उसका कोई बहुत ज़्यादा कॉजेज एक्सपेंड नहीं है, फैमिली और जेनेटिक कॉजेज उसके एक्सपेंड है जो है। किसी को भी हो सकती है। बॉडी बेसिकली ऑटोइम्यून होती है, बॉडी में अपने आप ही कुछ चीज़ें ऐसे पैदा हो जाती हैं जॉइंट को डैमेज करना शुरू कर देती हैं। तो उसके बाद फिर रोमेटॉइड होगी जिसमें स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, लार्ज जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये ज़्यादा डिफिकल्ट होती है क्योंकि उसमें डिफॉर्मिटीज़ डेवलप हो जाती हैं अगर आपने समय पर टाइम नहीं लिया। रारे में रोमेटॉइड में डिफॉर्मिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, हाथ टेढ़ हो जाते हैं। एक ज़माना था आपका, मान ली किसी को 20 साल पहले आ रही थी तो आज के टाइम में आकर तो डिफॉर्मिटी लेकर आएगा, क्योंकि उस टाइम इतनी अवेयरनेस नहीं थी, मेडिसिन नहीं थी। आज के टाइम में बड़ी अच्छी डिसीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स हैं, तो वो क्या करती हैं, गठिया को कंट्रोल करके रखती हैं और आपकी डिफॉर्मिटीज़ नहीं होने देती हैं। वो भी कंट्रोल किया जा सकता है उस चीज़ को। दूसरी जो होती है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, जो एज के हिसाब से होती है। ये नीज में नीज जॉइंट ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ये 50+ ही में लोगों में हो जाती है। कहते हो आपने घुटने में दर्द हो गया, बैठ के खड़े होने में दिक्कत हो रही है, स्टेयर क्लाइंबिंग में दिक्कत। कुछ लोगों के जो लेग्स हैं
वो अच्छा, मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है मिडिल एज में भी उनका ऐसा मीडियम एज है, ऐसा कि बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं, ऐसा भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, बट उनके पैर जो थे वो घूमने शुरू हो गए थोड़ा हाँ, सा थोड़ा ऐसे। बॉइंग होनी शुरू हो जाती है उसमें, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से होनी शुरू हो जाती है। अंदर का पार्ट घिस जाता है, बाहर का नॉर्मल रहता है, तो आपका जो गैप अंदर वाला होता है, मीडियल जॉइंट स्पेस कहते हैं, वो कम हो जाती है। तो आपका ऑटोमेटिकली जो डिस्टल पार्ट है, डिस्टल एक्सट्रीमिटी एंकल जो अंदर आने शुरू हो जाते हैं, तो जीनू वैरम कहते हैं टेक्निकली उसको, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में हो जाता है, डिफॉर्मिटी हो इसका जाती भी है। सर्जिकल प्रोसेस से ऑस्टियोआर्थराइटिस का डिपेंड करता है स्टेज कौन सी है। स्टेज 1-2 तक तो आप सिंपल मेडिकल ट्रीटमेंट, प्रिकॉशन लेना है, लाइफ स्टाइल मॉडिफाई कर रहे हैं, एनाल्जेसिक लेने हैं, ये सब में हो जाता है, एक्सरसाइज करनी है। लेकिन अगर 3/4 में है तो फिर सर्जिकल प्रोसीजर करने पड़ता है। ऐसे कौन कौन से पेन हैं जो इग्नोर नहीं करने चाहिए? नहीं, पेन तो कोई भी नहीं इग्नोर करना चाहिए, हर पेन का कोई ना कोई रीज़न होता है। तो आप पेन तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करें। अगर कहीं पेन है तो आप कंसल्ट ज़रूर करें अपने नियर बाई जो भी आपके डॉक्टर है। पेन तो इग्नोर नहीं करना होता है, क्या कोई ना कोई इंडिया में जो पुअर हाइजीन कंडीशंस हैं इसका भी फ़र्क पड़ता है हमारे बोन हेल्थ के ऊपर? अब मैंने बताया पुअर हाइजीन का मतलब तो ये है कि बोन हेल्थ, ऑब्वियसली अगर पुअर हाइजीन है तो जाहिर सी बात है आपको इन्फेक्शंस होंगे, माल अब्जॉर्प्शन होंगे, आपके जो गट फ्लोरा होंगे प्रॉपर नहीं होंगे गट, तो उसमें तो एब्जॉर्प्शन पुअर होगा तो डेफिनेटली बोन हेल्थ भी, पूरी हेल्थ ही आपकी अफेक्ट करेगी, उसमें बोन हेल्थ भी ऑब्वियसली। जैसे आपने बताया कैल्शियम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, फॉस्फेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब एब्जॉर्प्शन माल अब्जॉर्प्शन होगा आपका, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो डेफिनेटली बोन हेल्थ भी जो है आपकी एक एक और बहुत कॉमन टर्म लोग बोलते हैं कि एक तो टीबी होती है वो लंग्स में हो गई, एक हड्डियों की टीबी हो गई है। नहीं, बहुत कॉमन ऑस्टियोआर्टिकुलर ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं उसको। बेसिकली ट्यूबरकुलोसिस तो इंडिया में बहुत कॉमन है, आपको पता है कि बहुत मुश्किल है। आजकल तो रेजिस्टेंस भी काफ़ी आ गया है। रेजिस्टेंस भी ज़्यादा आ गया है। तो टीबी जो ऑस्टियोआर्टिकुलर ट्यूबरकुलोसिस जो होती है वो लोग यकीन नहीं करते हैं एकदम से कि यार हड्डी की टीबी कैसे होगी, कि टीबी तो फेफड़े की होती है। लेकिन बेसिकली फेफड़े की नहीं होती है, सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस होती है, ऑस्टियोआर्टिकुलर ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं उसको। पहले कहीं ना कहीं बॉडी में आपकी फोकस होता है, उसके बाद ही जाके बोन को इन्वॉल्व करती है वो। सबसे ज़्यादा हिप और स्पाइन इन्वॉल्व होता है उसमें। तो ये क्या फैटल होती है? अरे बेसिकली डिपेंड अगेन कि अगर आपने अर्ली रिकॉग्निशन कर लिया, अर्ली डायग्नोसिस हो गई, अर्ली ट्रीटमेंट होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने की है। लेकिन कई बार हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जिसे कहते हैं टीबी ऑफ द स्पाइन, उसे पोर्च स्पाइन भी कहते हैं, कि पेशेंट की पैरों की ताकत चली गई, तो पता चला पैरालाइज्ड हो गया, पता चला सर्वाइकल स्पाइन में है तो चारों हाथ पैर चलने बंद हो गए। जो डोर्सल स्पाइन होता है हमारा उसमें होती है तो पैर चले जाते हैं, सर्वाइकल में तो चारों हाथ पैर जाने का चांस रहता है। तो अगर मान लीजिए कंप्लीट पैराप्लेजिया हो गया आपका, यानी कि दोनों टांगों ने काम छोड़ दिया, आपको वो यूरिन का टॉयलेट का पता नहीं चल रहा है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड आपको दब गया है। आपने टीबी हुई ऑस्टियोआर्टिकुलर आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा जैसे दर्द कोई भी दर्द है तो आप उसको इग्नोर मत करिए। जैसे बैक एक हुआ आपको लगा रहा है यार कुछ नहीं है, स्पाज्म हो गया, झुकने से हो गया, वजन उठाने से हो गया, लेकिन कई बार क्या होता है पता चले ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो रहा है वो। तो अगर अर्ली ट्रीटमेंट हो गया, अर्ली डायग्नोसिस हो तो गई, इसका डायग्नोसिस में क्या क्या हो सकता है? इसका कोई टेस्ट वगैरह? हाँ टेस्ट होते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक्सरे कराते हैं। बेसिकली एक्सरे में आपको ऑस्टियोआर्टिकुलर ट्यूबरकुलोसिस के कुछ साइन होते हैं जो देखने होते हैं। अगर मान लीजिए एक्सरे में क्लियर नहीं है और पेशेंट रिलीफ नहीं हो रहा है दवाइयों से, दर्द की दवाइयों से, पोस्चर करेक्ट करने से, तो फिर MRI डायग्नोस्टिक होता है, MRI से आपको अंदाज़ा लग जाता है। वैसे बॉडी में कहीं भी ट्यूबरकुलोसिस है, अगर आप कहेंगे साहब 100% डायग्नोसिस कैसे बनेगी, तो बनती है बायोप्सी से। बायोप्सी? हाँ, लेकिन इनडायरेक्ट साइन इतने ज़्यादा होते हैं एक्सरे पे, MRI पे, कि आपकी एक डायग्नोसिस मोटी मोटी बन जाती है। बायोप्सी के नाम पे तो घबरा जाते हैं लोग। बायोप्सी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती नहीं है पोर्च स्पाइन में। भाई आपका कलेक्शन दिख जाता है MRI पे, स्पेस रिड्यूस दिख जाती है, डिस्क का इन्वॉल्वमेंट होता है, बोन का डिजनरेशन। तो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा अगर डायग्नोस्टिक्स उसके स्किल्स हैं तो वो पहचान लेगा। एक्सरे पे पहचान लेते हैं, एक्सरे पे डायग्नोसिस बन जाती है पोर्च स्पाइन की। लेकिन अर्ली स्टेज में एक्सरे पे कई बार दिखती नहीं है चीज़ें। एक्सरे पे चीज़ें तभी दिखती हैं जब 30% उसका कैल्शियम निकल चुका होता है। तो एक्सरे पे कई बार एडवांस स्टेज में दिखती हैं, लेकिन अर्ली स्टेज में है तो आपको MRI से डिटेक्ट कर लेंगे। बोन डेंसिटी क्या है? ये डेंसिटी क्या होती है? मास ओवर वॉल्यूम होती है। कहीं भी किसी भी लैंग्वेज में आप देखेंगे डेंसिटी वही होता है। वही देखना होता है कि पार्टिकुलर बोन के वॉल्यूम में आपका कैल्शियम फॉस्फेट कितना है, यानी कि उसकी डेंसिटी कितनी है बोन की। जितना अच्छा डिपोजिशन आपका कैल्शियम फॉस्फोरस का होगा बोन के अंदर, उतनी आपकी डेंसिटी अच्छी होगी। तो ये इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये कम हो जाए डेंसिटी तो क्या हो सकता है? ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब ये होता है कि आपका मास पर वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी कि आपकी बोन वीक हो रही है, जो कैल्शियम है आपका वॉश आउट हो रहा है आपका। तो आपको फिर वही फैटिग होनी शुरू हो जाएगी, बोन पेन होने शुरू हो जाएंगे। कई बार फ्रेजाइल फ्रैक्चर हो जाते हैं। मतलब जैसे मैं हूँ और आप हैं, हम गिरे तो हम फ्रैक्चर नहीं होने का है, लेकिन अगर आपका ऑस्टियोपोरोसिस है तो आपको गिरती फ्रैक्चर हो जाएगा, बोन स्ट्रेंथ कम हो जाती है।
तो कई कई बार थोड़ा 40+ एज के लोगों में कहते हैं मेरे तो हाथ पैरों में दर्द रहता है, वो पता ही नहीं है क्या बीमारी हो रही है, हाँ इस तरह की हाँ, चीज़ हो मतलब सकती है। लेथार्जी तो हो सकती है, बिल्कुल लेथार्जी भी हो सकती है, बोन पेन भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं अगर आपका बोन डेंसिटी कम है तो। बच्चों में क्या कंडीशन होती है, जैसे दादी है, नानी है, वो बच्चे को लिटा के एक पैर ऐसे मिला दिया, एक पैर ऐसे मिला दिया, वो प्रैक्टिस सही है क्या, वो सही नहीं है? नहीं सही नहीं है, उसमें भी कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, खासकर नानी दादी के हाथ से भी कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, बच्चों के फ्रैक्चर हो जाते हैं उसमें। यूजुअली फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है बच्चों में हमारे मुकाबले, जैसे हम बढ़ते हैं स्टिफनेस बढ़ती है, बच्चे बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, तो एक लिमिट तक तो बियर कर लेते हैं, फ्लेक्सिबल कर रही है नानी दादी, हाथ पैर मोड़ रही हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, मान लीजिए कोई डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स लग गया, ज़्यादा फोर्स लगा दिया, तो उसमें फ्रैक्चर भी हो जाता है, फ्रैक्चर भी डिसलोकेशन भी हो जाती है, फ्रैक्चर भी हो जाता है। एक बहुत और कॉमन चीज़ है, ऑपरेशन हुआ किसी का, एनेस्थेसिया दिया उसको, ऐसे आगे करके बैक में से लगाते हैं एनेस्थीसिया, ऑपरेशन हो गया, 6 महीने बाद 1 साल बाद पेशेंट ने कहा मुझे तो इंजेक्शन लगा था, दर्द रहता है डॉक्टर साहब, बड़ा मिसकंसेप्शन है ये मिसकंसेप्शन है। बेसिकली आजकल इतनी फाइन नीडल्स आ गई हैं, 27 गेज की, 25 गेज की, उसका पता ही नहीं चलता है। जो हम लोग सिरिंज में यूज़ करते हैं 23 गेज की होती है, उससे भी पतली पतली नीडल आती हैं। लेकिन हमें पेशेंट कई बार हमारे पास भी आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाएगा, मैं सुई नहीं लगवाऊंगा। हाँ, एकदम डर बना हुआ है बिल्कुल। तो बेसिकली मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि स्पाइन की वजह से आपको 6 महीने बाद या साल भर दर्द हो रहा है। लेकिन दर्द वहाँ होता है, वो उसका नहीं, रीजन दर्द तो उनमें भी होता है जिनमें स्पाइनल नहीं लगता है। भाई आपके स्पाइनल नहीं, आपको भी दर्द हो सकता है, लेकिन कोरिलेट कर लेता है। सच बताऊं मैं आपको, मेरा PCNL हो रखा है, स्टोन हो गई थी, मुझे भी ऐसे एनेस्थीसिया दिया गया था, वो ठीक हो गया, सब कुछ हो गया, उसके जो नेक्स्ट सर्दियां आई तो मुझे भयंकर पेन उसी सेम लोकेशन पे। वो इत्तेफाक रहा होगा, मसल्स की वजह से स्पाज्म से पेन हो रहा होगा, जैसे इनका मान लीजिए PCNL नहीं हुआ है, कभी ना कभी इनको बैक एक हो सकता है। तो वो बेसिकली वही मैंने कहा ना, जिसको लग चुकी होती है उसके पहले, जैसे बढ़िया आम प्रैक्टिस है, कनेक्ट कर लेते हैं। हमारे यहाँ घुटने का दर्द लेकर आया, कोई घुटने का दर्द लेकर आया, 50 साल का पेशेंट है, घुटने में डॉक्टर साहब बहुत दर्द है, तो मैं कहूँ अच्छा कब से दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, दर्द तो अभी से हो रहा है, लेकिन मुझे 20 साल पहले इसमें चोट लगी थी। उस 20 साल में और अब में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई कुछ नहीं, ये तो आपके जो एज के हिसाब से डिजनरेशन हो रहा है उसकी वजह से पेन हो रहा है। तो आदमी कोरिलेट यही करता है कि यार फला चोट लग गई थी उस टाइम, उसकी वजह से मुझे दर्द हो रहा है, मेरे कमर में इंजेक्शन लगा था तो मेरे बैक हो रहा है, लेकिन मिसकंसेप्शन है बेसिकली। उंगली चटकाना कैसा है? सही है, कोई दिक्कत नहीं, रिलीफ मिलता है लोगों को रिलीफ मिलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा नहीं है, कमजोर हो जाएंगे। नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, वो बेसिकली स्नैपिंग साउंड्स आती हैं जो कैप्सूल्स वगैरह होती हैं, उसको रिलीफ तो मिलता है, कभी कभी मैं भी करता हूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम मैं नहीं करता हूँ, मेरी होती नहीं है। लेकिन कोई प्रैक्टिस बुरी नहीं है, स्नैपिंग साउंड्स आती हैं, किसी भी नॉर्मल भी आ जाती हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे फ़ोन को करते रहते हैं, रील्स, ऐसे गर्दन झुकी हुई है, ये पोस्चर गलत है, इससे क्या इफेक्ट हो सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट नेक पेन होना शुरू हो जाता है इससे। मोबाइल का तो कम से कम यूज़ होना चाहिए। सर्वाइकल होनी शुरू हो जाती है, क्या ये एक रीज़न हो सकता है सर्वाइकल का? बिल्कुल, जब आप मोबाइल ऐसे करेंगे तो आपको स्ट्रेन आएगा नेक पे, जब स्ट्रेन आएगा तो आपको जॉइंट्स पे इफेक्ट आएगा, तो इससे डेफिनेटली आपको स्पॉन्डिलोलिसिस होने का चांसेस जल्दी हो जाएगा। किसी में 60 साल में हो रही है तो आप में 50 साल में होनी शुरू हो जाएगी। ये तो काफ़ी खतरनाक है, मतलब ये मोबाइल तो यूज़ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है। आप टीवी देख लें अच्छा है, लैपटॉप देख लें अच्छा है, मोबाइल देखना उसमें थोड़ा ठीक रहेगी, मतलब एक प्रॉपर रेशियो होता है। जैसे मैंने बताया लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपका एंगल 40 डिग्री होना चाहिए उसमें। तो जैसे अच्छा कैसे कुछ पेन होता है, जैसे हेडेक है, अब हेडेक हो रहा है कि किसी ने कहा माइग्रेन हो सकता है, या नॉर्मल हेडेक हो सकता है, तो इसमें कुछ डिफरेंस है, कैसे पता कर सकते हैं? नहीं, सब में डिफरेंस है। हेडेक बहुत तरह के होते हैं। टेंशन हेडेक होता है एक, तो टेंशन हेडेक तो यह है कि आपको फ्रंटल रीजन में होता है, यहाँ पर इधर, यहाँ पर होता है। एक हेमिक्रीनिया पेन होता है, हेमिक्रीनिया कहते हैं उसको, तो एक साइड में होता है, आँख के आसपास होता है, आँख रेड हो जाती है। हर पेन का अपना करेक्टरिस्टिक है। माइग्रेन में जो पेन होता है ना, थ्रोबिंग पेन होता है। थ्रोबिंग का मतलब है कि ऐसा लगता है कुछ फड़फड़ा रहा है। उसमें जो बेसिक चीज़ होती है, वेन्स डायलेट हो जाती हैं हमारी हेड की, तो उसमें क्या होता है, फड़फड़ाना शुरू कर देता है, यार मैं कुछ फड़फड़ा वाला पेन हो रहा है, कुछ बदक सा आ रही है। लैंग्वेज है कॉमन, लेकिन डेफिनेटली जो भी हेडेक होते हैं, बहुत सारे तरह के हेडेक होते हैं, उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं सबके अपने अलग अलग करेक्टर होते हैं पेन के। तो मान ली स्लीप नहीं हुई है आपकी और आपको लग रहा है थ्रोबिंग पेन हो रहा है, तो आप समझ जाइए हाँ ये माइग्रेन की तरफ है। और ये वंस इन अ वीक भी हो सकता है, वंस इन अ मंथ भी हो सकता है, डिपेंड कि कितना सीवियर माइग्रेन है आपको। टेंशन हेडेक है, फ्रंटल रीजन भारी भारी रहेगी आपकी, एकदम हैवी सा। तो माइग्रेन ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो रहा है तो वो माइग्रेन नहीं होगा। अगर कोई भी हेडेक है तो माइग्रेन नहीं है, ऐसे कभी। सबसे कॉमन मेडिसिन अगर नॉर्मल हेडेक है, मान लीजिए थोड़ा टेंशन की वजह से हो रहा है, तो कौन सी मेडिसिन? कॉम्बिफ्लिम ले सकते हैं, पैरासिटामोल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। लोग क्या करते हैं, सीधा वो आता है नेप्रोक्सिन करके कुछ आती है, लेकिन ठीक है आप सिंपल कॉम्बिफ्लिम ले लें, कुछ नहीं है, क्रोसिन ले लें। कुछ ऐसा भी है, मैंने एक जगह सुना था कि एक गिलास में नमक डालो और पी लो, तो वो मैंने बताया ना, हेडेक अगर डिहाइड्रेशन की वजह से आपको हेडेक हो रहा है
मैंने बताया हेडेक बहुत तरह के होते हैं, जैसे 2-3 मैंने बताया, एक डिहाइड्रेशन अगर है, आपको डिहाइड्रेटेड है तो आपको हेडेक होना शुरू हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आप नमक तो इससे पानी ये भी पिएंगे तो पता चलता है शिकंजी सेल्फ पिएंगे। मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, आपको नहीं पता है कि कौन सी बीमारी है, कौन सा हेडेक हो रहा नहीं, है। आपको लग रहा है कि सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है यार, हेडेक से हो रहा है, कि हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, मुझे पानी नहीं पिया, मैं डिहाइड्रेटेड हूँ, तो आप शिकंजी ले सकते हैं। भाई नमक पानी की हो गया, शिकंजी होगी ना, आप इतना सीरियस होने की भी जरूरत नहीं है लेमनेड चीज़ों हो को गया, लेके। तो आपको एक डिहाइड्रेशन होगा तो आप बेटर फील करेंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा रुख साहब बात करके, थैंक यू सो Thank मच you very टाइम much. देने के लिए। नहीं, कभी most दोबारा टाइम मिलेगा ज़रूर कनेक्ट करेंगे आपसे। एनी थैंक टाइम, यू थैंक सो यू मच। वेरी मच, ओके, थैंक यू।